खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बैन कर रखा है, लेकिन जमीन पर कई राज्यों से उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही हैं। उसे फंडिंग भी लगातार मिल रही है। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में पीएफआई ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस साजिश के तहत अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की थी और इसके बाद मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें हथियारों में ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब कर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। अब उसी मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। पीएफआई के ही 2 सदस्य मोहम्मद आसिफ और सादिक सरफ को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ये दोनों ही आरोपी न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि ट्रेनिंग कैंप भी लगातार आयोजित करवा रहे थे। इनका सिर्फ एक काम था, मुस्लिम युवाओं में डर पैदा कर देना कि इस्लाम खतरे में है और उस डर के जरिए ही ये अपनी दुकान चलाना चाहते थे। देश को बांटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी ये साजिश अब बेनकाब हो गई है और आज चर्चा इसी मुद्दे पर। 25 साल आगे की इनकी सोच थी। इस हिसाब से लोग काफ़ी स्टेजेस में उन्होंने अपने टारगेट फिक्स किए थे। तो 2047 का यही था कि आप एक इस्लामिक कंट्री बनाएं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। राजकुमार शर्मा हैं कांग्रेस नेता, अशोक सिंह शेखावत बीजेपी नेता, केसर सिंह शेखावत रिटायर आईपीएस और सैयद साहिब आलम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम महासभा। और सैयद साहिब आलम, आपसे ही सबसे पहले जवाब चाहेंगे, क्या मुस्लिम स्टेट बनाने, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश इसको फेल कर दिया एनआईए ने, या फिर यूं कहें कि मुस्लिम युवाओं को बरगलाया जो जा रहा था, कहा जा रहा था कि इस्लाम खतरे में है, उस सब को फेल कर दिया गया है? मैडम, फेल जैसा कोई नुस्खा नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर मेरे भारत देश के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी या कोई गलत नजर या कोई गलत बयानबाजी होगी, तो चाहे एनआईए हो या इससे भी कोई सर्वोच्च संस्थान अगर उसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई करता है, तो देश का मुसलमान पहले उस कार्रवाई के साथ है, उस संगठन के साथ है जो कि देश हित में काम करता है। हम लोग देश के साथ है, किसी भी प्रकार से कार्रवाई से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत उनको है जो लोग गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर ये कारनामे जो अंजाम दिए गए हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए। घबराने की जरूरत तो उनको है। आम देश के मुसलमानों को या इस तरह के किसी भी ऐसे इंसान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि एनआईए कार्रवाई करिए। एनआईए का काम है करना का, स्वतंत्र संस्था है, वो किसी पार्टी की गुलाम नहीं है, वो सरकार के अधीन आती है। राष्ट्रपति ने अगर उसके ऊपर संज्ञान लिया है, भारत सरकार अगर उसके ऊपर एक्टिव है और वो चाहती है कि भारत के अंदर ऐसे फसादात, ऐसे कत्ल व गारत आम ना हो, तो देश का चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या 36 कौम हो, सबको सुरक्षित रहने का अधिकार इस लोकतंत्र के अंदर एनआईए की जो कार्रवाई हुई है उसका खुले दिल से हम समर्थन करते हैं। सैयद साहब, ये ऐसे क्यों कहते हैं कि डर का माहौल है या मुस्लिम जो है या इस्लाम जो है वो खतरे में है? ये क्यों माहौल बनाया जाता है? देखिए, मैं समझता हूं कि एक वक्त था जब कोई खतरे में नहीं था, लेकिन एक वर्ग विशेष की सरकार आने के बाद में अचानक तो हिंदू खतरे में हो गया है। जबकि देखा जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो तमाम सरकारें उस वजूद की रही हैं जहां कभी कोई हिंदू खतरे में नहीं था। अब अचानक अगर पीएफआई या अदर इस किस्म के जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, तो मैं कहना चाहूंगा आप अपनी दुकानदारी बंद कीजिए। इस देश का कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, इस देश का कोई हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है तो आपकी दुकानदारी खतरे में है, आपका संगठन खतरे में है, आपकी राजनीतिक पार्टियां खतरे में हैं जो इस मुल्क में इंतशार पैदा कर देना चाहती हैं, इस मुल्क के भाईचारे, आपसे इत्तेहाद और मोहब्बत को खत्म कर देना चाहती है। चुनाव सर पे आए नहीं कि हिंदू खतरे में हुआ नहीं, चुनाव आए नहीं, मुसलमान खतरे में हुआ नहीं। भाईचारा कौन खत्म कर रहा है? मैडम बताया ना मैंने आपको, यही तथाकथित सोच वाले मानसिक लोग, जिनकी संकीर्ण मानसिकता है, जिनकी जहनियत जहरीली है, जो इंसानों के अंदर जहर घोलना चाहते हैं। कोई भी हो सकते हैं वो लोग, कोई भी हो सकते हैं। मुझसे आपसे छुपा हुआ नहीं है, मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है कौन लोग हैं वो।
अशोक जी जवाब दीजिए। कह रहे कि हिंदू खतरे में हैं, मुस्लिम खतरे में नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि देश में सब सुरक्षित है और कहना अलग चीज़ है। यदि देखें, यदि देश में यदि 8 साल के अंदर देखें हम शासन के अंदर कौन बम ब्लास्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। और जहाँ तक आपने PFI पर आप डिबेट रखी है, इस विषय में आप देख लीजिए क्या किस प्रकार से ट्रेनिंग देते थे ये लोग। मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, कुकू सिखा रहे हैं, जिम के अंदर आपके जा रहे हैं और वहाँ पर वेन रोज युवाओं में करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये एविडेंस NI के पास आई है। फंडिंग आ रही है, आप देख लीजिए, हवाला के थ्रू फंडिंग आ रही है, फैमिली मेंटेनेंस के नाम से आ रही है, फंडिंग आ रही है और कई माध्यम से आ रही है। वो भी एविडेंस आपके पास मौजूद है जांच एजेंसियों के पास में। उसके आधार पर यदि PFI पर रोक लगाई जाती है तो मैं सभी लोग इसका स्वागत करते हैं कि इस पर रोक होनी चाहिए। जहाँ तक मैं आप राजस्थान की बात बताऊँ, राजस्थान के अंदर ATS है और आपकी एंटी टेररिस्ट जो गतिविधियाँ होती है उस पर रोक लगाने के लिए है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की कार्रवाई करे, NI की तरफ भी नहीं देखे। NI आपका सहयोग करेगा, आप उनको प्रूफ रूप से सूचना दोगे कि PFI के ये लोग आए हुए हैं। यदि राजस्थान की मैं 3 घटना बताऊं, करौली की घटना थी, सूचना मिल चुकी थी, उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया। उदयपुर वाली घटना थी, पहले FIR दर्ज कराई, उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया। जोधपुर की झंडे वाली घटना थी, फ्लैग वाली, उसके बाद में इन्होंने नहीं किया। तो राजस्थान की ATS क्या कर रही है? राजस्थान की ATS क्या कर रही है? राजस्थान की ATS कर रही है जो ये से काम कर रही है, कालाबाजारी सट्टेबाजी करते हैं उन लोगों को पकड़ती है, नकली गुटके वालों को पकड़ रही है। अब बताओ, डोडा पोस्ट वालों को परीक्षा के नकल की बता रहे, बनाया किसका? और उनकी आप उनको पकड़ने का काम करिए। तो ATS का मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं है ATS का। यदि होता तो राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हुई वो घटनाएं घटित नहीं होती है। ये NI जैसी संस्थाएं आती है, ED आती है और रो की जो आपकी रिपोर्ट आती है, जिस प्रकार से हमारी जांच एजेंसियां हैं, IB की रिपोर्ट आती है, उस IB की रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस प्रकार से PFI जो संगठन है वो कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, किससे फंडिंग आ रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि पाकिस्तान से किस प्रकार से जो कॉल्स थे, उन कॉल्स का किस प्रकार से 2500 के लगभग कॉल्स थे, जो कॉल्स उदयपुर वाले जो एपिसोड हुआ कन्हैयालाल वाले, उनमें उनसे संगठन के उस माध्यम से पाकिस्तान से उन लोगों से मिल रहे थे। तो ऐसी घटनाओं को स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती थी, जिनको रोकना चाहिए था। राजकुमार जी जवाब दीजिए। बेगा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पूरे चैनल के साथियों को, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। राजस्थान में किसी भी अपराधी का कोई स्थान नहीं है। राजस्थान की सरकार ने SOG को, ATS को, पूरी पुलिस को ये ताकत दे रखी है, पूरे अधिकार दे रखे हैं कि राजस्थान में क्राइम को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएं तो आप जा सकते हैं, पूरी छूट है। अब जहां तक मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे हैं कि राजस्थान में ये तमाम तरह की घटनाएं हुई, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान को बांटने का अधिकार, राजस्थान को तोड़ने का अधिकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अपने गिरिबान में जाके उसके बाद राजस्थान की वर्तमान सरकार पर आरोप लगाएं। राजस्थान सरकार ने अब तक राजस्थान में जितनी भी इस तरह की गतिविधियां हुई है तुरंत उनको पकड़ा है और जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको सौंपा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पुलवामा हमला किसके राज में हुआ, कंधार हाईजैक किसके राज में हुआ, अक्षरधाम पर हमला किसके राज में हुआ, रघुनाथ मंदिर पर किसके राज में हुआ, कारगिल पर हमला किसके राज में हुआ, पठानकोट का हमला किसके राज में हुआ, कोदरा कांड किसके राज में हुआ, अमरनाथ यात्रियों पर हमला किसके कांड में हुआ, उरी हमला किसके राज में हुआ और संसद पर हमला किसके राज में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी जवाब नहीं दे पाएंगे और आवाज जवाब देंगे तो सब जवाब को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय अशोक जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी इस बात का जवाब दे। राजस्थान की जनता पूछना चाहती है, हिंदुस्तान की जनता पूछना चाहती है और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान को पट्टे मत दीजिए, राजस्थान को पट्टे मत दीजिए। राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किसी भी अपराधी को, चाहे वो अपराध किसी भी प्रकार का हो, बख्शेगा नहीं। राजस्थान में सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। राजस्थान में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, लेकिन अगर अभिनंदन और स्वागत नहीं है तो अपराधी का नहीं है। राजस्थान में अपराधी को 1 मिनट भी सांस देने का खुला अधिकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में नहीं होगा। अशोक जी, बहुत सारे इन्होंने नाम गिराए, उन्होंने कहा ये जो घटनाएं हुई हैं वो किसके काल में हुई, जरा बता दीजिए और क्यों हुई। देखो, इन्होंने कहा कि राजस्थान सुरक्षित है और ATS और SOG लग रही है। ATS SOG किसके पास लग रही है? सचिन पायलट के पास लग रही है। तो इनकी जांच अशोक जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं मत
ऐसा नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी ऐसा मामलों में नहीं, मत देखिए, बस कांग्रेस की यही खिड़की खासियत दरवाजों में है। देखने देखो, की कोशिश मत करिए, अपने घर मैंने को आपको संभालिए। धैर्य से सुना, मेरे प्रश्न का आपको जवाब धैर्य दीजिए, से सुना। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं, आप भी शांत रहिए। इन्हें कहा कि ये घटनाएं घटित हुई, यदि पूरे भारतवर्ष में देखेंगे 2004 से लेकर के 2013 का यदि शासन देखें, अपने 14 के अप्रैल तक देखें, कितने बम धमाके हुए पूरे भारतवर्ष में। ऐसे धमाके हुए जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई, संपत्ति नुकसान हुआ और लोग घायल हुए और वैमनस्य खत्म हुआ। वो रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। काम इन्होंने ही की क्या? इन्होंने तो बांटने का काम किया है। और राजस्थान में भी क्या चल रहा है, हम राजस्थान की पर्टिकुलर बात इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार है। भारत की बात करें तो भारत की हम बात करेंगे। जो हमले हुए हैं उनका पुरजोर से जवाब दिया है। आप लोगों ने सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। आपने स्ट्राइक जो की गई है, उन स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सर, और आज आप पूछ रहे हैं कि पुलवामा क्या हुआ। ही एक दूसरे से जवाब तो मांग रहे हैं, लेकिन उसका जवाब दे मैं नहीं जवाब पा रहे। नहीं मांग रहा, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। केसर जी का हम रुक कर तथ्य की लेते हैं, बात कर केसर सिंह शेखावत जी, क्योंकि जब इस तरह की टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, संगठन सामने आते हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी होता है। किस तरह की कार्रवाई हो, क्योंकि ये संगठन तो ऐसे होते हैं कि एक संगठन को बंद किया, इनसे जुड़े हुए लिंक जो हैं वो चालू हो जाएंगे। जैसे सिमी था, उसके बाद आ गया पीएफआई आ गया, दूसरे और संगठन शुरू हो जाएंगे, किसी ना किसी से ये जुड़ जाएंगे। कैसे इनको क्लोज किया जाए? मेरा ये मानना है मैम कि देश की एकता और अखंडता और देश की सुरक्षा पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपस में आरोप प्रत्यारोप भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं, ये देश की सुरक्षा का जहां भी मुद्दा चर्चा में हो और विचार विमर्श चल रहा हो, तो वहां तुच्छ छोटी छोटी चीज़ें जो पार्टीगत आधार रखती हैं उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो एक देशद्रोही है। पहले 1977 में जब सिमी का गठन हुआ था और उसके बाद कालांतर में जो देश की सुरक्षा एजेंसियां थी, उनको जब ये संज्ञान में आया कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठन है, वो बैन हुआ, उसके कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। उसके बाद धीरे धीरे जब सिमी विलुप्त हुई तो उसका जो कैडर था वो किसी न किसी रूप में एक नए संगठन के रूप में 2007 में वो पीएफआई के रूप में अवतरित हुआ। मुख्य रूप से पीएफआई कोई राजस्थान में ही बहुत ज़्यादा सक्रिय ऐसा नहीं है। इसकी जो मूलभूत जड़ें थी वो केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में थी। वहाँ के कुछ 3 इस्लामिक संगठन थे, वो मर्जर हुए और उसके बाद एक पीएफआई नाम का नया संगठन सामने आया। 2007 से 2017 तक लगातार ये संगठन किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति छिपाते हुए, अपने दूरस्थ मंतव्य को छिपाते हुए कार्यरत रहा। 2017 में पहली बार एनआईए को ये संज्ञान में आया, तथ्य मिले कि ये संगठन उसी ट्रैक पर चल रहा है जिस ट्रैक पर सिमी चल रही थी, और इन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा कि ये संगठन बैन होना चाहिए। उसके बाद ये संगठन स्कैनर पर आया। बहुत सारी जो गुप्तचर एजेंसियां पूरे देश में सक्रिय हैं किसी न किसी रूप में, उनका फोकस इस पे हुआ और एक स्टेज पर आकर के ये संगठन बैन हुआ। पूरे देश पे छापेमारी हुई और ये पता लगा कि ये 23 राज्यों में सक्रिय था। हर प्रदेश में छापेमारी के दौरान इसके सक्रिय कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। मेरा ये मानना है कि देश की सुरक्षा की, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस, देश की सेना और उन एजेंसियों की नहीं है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक फिल्म थी जिसका एक गाना था कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की गिरेबान है आंखें। ये आंखें केवल गुप्तचर एजेंसियों की नहीं, ये देश के नागरिकों की आंखें अगर चौकस रहेंगी तो मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे वो किसी जाति से हो, धर्म से हो, संप्रदाय से हो, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। और इस तरह के मामलों में जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनको किसी भी रूप में सियासत के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ठीक है सैयद साहब, ये आप मानते हैं कि पीएफआई को प्रतिबंधित करके सही किया गया? मैं समझता हूं मैडम, जहां तक हुकूमत का सवाल है, अगर सरकार ने इस तरह के कोई संज्ञान लिए हैं, उन्हें वाकई कोई किसी तरह का ऐब नज़र आया है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं तो पहले भी कहता था कि पहली फुर्सत में इसे बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम किसी तरह की
कोई हिमायत नहीं करते हैं इस तरह की चीजों की। हाँ, सिर्फ पीएफआई नहीं, पीएफआई के अलावा मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अगर कोई भी ऐसा संगठन हो, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उसके खिलाफ कोई ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसको समाज को खतरा, उसे बंद कर देना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मैं न्यूज चैनल में पढ़ रहा था कि आरएसएस के एक प्रचारक थे यशवंत शिंदे, जिन्होंने नांदेड़ बम विस्फोट मामले में एक हलफनामा दायर किया जो कहता था कि पूरे भारत के अंदर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बम धमाके कराना चाहता है, चाहे वो अजमेर की दरगाह कांड रहा हो, चाहे मालेगांव कांड रहा हो। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे कुछ ऐसे लोग इस मुद्दे पर खामोश रहते हैं। सिर्फ पीएफआई को मत घेरिए, अरे पीएफआई को भी अंदर डालिए और दिगर ऐसे जो संगठन सामने हैं उनको भी फिट कीजिए। देश के सौहार्द पे आंच नहीं आनी चाहिए। संगठन हो तो उनको भी बैन कर देना, बिल्कुल कर देना चाहिए। देश के हित में काम होना चाहिए मैडम। वर्ग विशेष जातियों को बांट के काम मत कीजिए। पीएफआई क्या कर लेगा और अदर संगठन क्या कर लेंगे? अगर कोई देश के विरुद्ध है, देश पे इस तरह की गतिविधियां, तो पहली फुर्सत में बैन कीजिए ना। अशोक जी इसका जवाब आप ही दीजिए। अशोक जी इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आरएसएस जैसे संगठन हो तो उनको भी बैन कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ बैन करने का काम कांग्रेस ने किया भी था और उसके बाद में कांग्रेस ने उसको बैन को खोला भी था और जवाहरलाल नेहरू जी ने परेड में शामिल भी किया आरएसएस को, उन लोगों को शामिल भी किया। तो ये लोग कहते हैं साहब इसको बंद कर दीजिए, राष्ट्रवादी संगठन है, लोग उसमें करोड़ों लोग उसमें जुड़े हुए हैं, पूरे विदेशों में लोग हैं सांस्कृतिक रूप से, और एक लोगों को आपको एक ट्रेनिंग के रूप में देते हैं कि आपका किस प्रकार से भविष्य के युवा कैसे बने, आचरण उनका कैसे हो। उस संगठन के बारे में ये कह रहे हैं तो उसका पीएफआई से मुझे लगता है कि आप संबंध तोड़ रहे तो गलत है। पीएफआई क्या करता था थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। मैं एक बार बता दूं सर। पीएफआई की यदि 43 ठिकानों पर 93 ठिकानों पर यदि 107 लोग गिरफ्तार होते हैं और उसमें से 2 राजस्थान के लोग भी होते हैं और उनके साथ यदि ऐसी एविडेंस आती है बाकायदा कि ये लोग किस किस चीज़ों में शामिल थे और आगे ये क्या करना चाहते थे। अब जैसे प्रोटेस्ट हुआ, सीए का प्रोटेस्ट हुआ, एविडेंस आई, एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें एविडेंस आती है। महिलाओं से संबंधित अधिकार यदि मुस्लिम महिलाओं को देते हैं, 3 तलाक में देते हैं, उसमें ऐसा क्यों हुआ? मतलब इस प्रकार के काम में हुआ और कोई धार्मिक कोई जुलूस निकले उसमें हुआ, तो पीएफआई पर क्यों नहीं लगाया जाए? अब ये किसी की चीज का स्टेटमेंट दे करके और उसका हवाला दे दे, और पीएफआई को तो विदेशी फंडिंग आ रही है, बाकायदा आ रही है कि इस यूज में करो, आतंकी करो। आप इन लोगों को, मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लोगों को किया गया कि आप ये गतिविधियां करो, आप आतंकी गतिविधियां करो, उन लोगों के लिए यदि बैन नहीं लगाया जाए, और एनआई की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय करता है और गृह मंत्रालय ने किया है। ठीक है सैयद जी जवाब दे। मैडम ऐसा है, सर ने जो कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि आरएसएस अगर देश के हित में कार्य कर रहा है तो होना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्यवाही के मैं इसलिए खिलाफ हूं कि आज मरकजी हुकूमत यानी कि केंद्र में अगर सरकार भाजपा की है और लोगों को डर लगता है कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा तुरंत सीबीआई, एनआईए, दुनिया भर के जांचों का पोर्टल उसके खिलाफ खोल दिया जाएगा, तो आज की तारीख में पीएफआई की अगर बदकिस्मती भी है और बाकी वो इन्वॉल्व भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं समझता हूं कि अगर आरएसएस के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, ट्रेनिंग वहां भी दी जाती है, हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को भी सिखाया जाता है। अभी नांदेड़ के अंदर जो मामले का हलफनामा दायर हुआ है शिंदे द्वारा, उसमें कहा गया है कि बम बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। जो आपके इंद्रेश कुमार जी का नाम उसमें अंदर आया था, साध्वी का नाम उसके अंदर आया था, तो बाकायदा उसमें चार्जशीट इन पर हटी नहीं मैडम, बाज़त बरी नहीं हुए अभी तक। लेकिन मैं कहता हूं कि आप तुलना की बात करते हैं तो तुलना मत होने दीजिए ना। आप अगर आरएसएस इतना अच्छा संगठन है तो उसके खिलाफ आए दिन ऐसी बातें क्यों सामने आती है लोगों के? आप स्पष्ट कीजिए कि हम भी किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे। अरे जब भारत के अंदर अर्धसैनिक बल मौजूद है, आर्मी मौजूद है, तो वहां भेजिए ना, अलग से ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? कि हथियारों से ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस में। आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं। गुरुग्राम के अंदर अभी पिछले महीने ये हुआ था कि विश्व हिंदू परिषद जो है हथियार बांटेगा आत्म सुरक्षा के लिए। आप खुलेआम टीवी पे कैसे दिखा सकते हैं कि हथियार बांटे जाएंगे? अशोक जी देखो, दशहरे के ऊपर यदि विजयदशमी निकलती है, पूरे शहर में निकलती है और उसका लोग पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं किसी भी समाज के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, वो उनको पुष्प वर्षा करते हैं, तो उस संगठन का करेंगे। और इन यहाँ क्या था, हथियारों और विस्फोटों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप यदि कोई एजेंसी आप पर हमला करे तो आपको कैसे उसका बचाव करना, ये ट्रेनिंग दी जा रही थी वहाँ, और उसके लिए तो हम करेंगे। और उसके अलावा धार्मिक के बीच में वैमनस्य कैसे फैले और किसी विशेष धर्म को बड़ा नुकसान कर रही है किसी कोई सरकार, तो उससे आगे कैसे निपटा जाए, उसकी ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये बताइए ये है या नहीं है? और लोगों को पकड़ा गया है,
उनसे बरामद हुए हैं। फंडिंग कहाँ से आई है? दूसरे देशों से आई है, सऊदी अरब से आई है, ओमान से आई है, ये कहाँ से आई है? आई ना, फंडिंग तो आई है। ठीक है, राजकुमार जी जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये तो अशोक जी कह रहे हैं कि जब आपकी जो एजेंसियां हैं, एटीएस हो, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। मेघा जी, अभी पिछली कैबिनेट की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि हम एक कठोर कानून ला रहे हैं, रोका को वो कानून ला रहे हैं। उस कानून के अंदर हम किसी भी अपराधी को राजस्थान में पनपने का बिल्कुल भी समय नहीं देंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं फर्स्ट इंडिया के चैनल पर कि देश से बढ़ के ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना उसके बाकी के आजू बाजू के संगठन है। देश से बढ़ के कोई नहीं है। देश की सुरक्षा को खतरा हुआ, राजस्थान को खतरा हुआ, तो राजस्थान में और देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और मेरे प्रवक्ता साथी आदरणीय खान साहब को कहना चाहता हूं कि देश से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे देश से बढ़कर होने की कोशिश मत करिए, देश को संगठित रहने दीजिए। हम लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, तो कृपा करके आप सब भी मोहब्बत की दुकान खोलिए ताकि हमारा देश संगठित रहे और प्यार मोहब्बत के साथ हम सब लोग आगे बढ़े। हम आम जनता हैं, हम ऑलरेडी संगठित हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि अगर आप हुकूमत में आते हैं और अगर आपको आरएसएस की कोई ऐसी गतिविधियां दिखाई देती हैं तो क्या आप एक्शन लेंगे? देश को तोड़ने का अधिकार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अधिकार नहीं दे रहा हूं, पार्टी को नहीं है। अधिकार नहीं दे रहा हूं, राज्य सीधा को आम देश को जनता होने तोड़ने के का नाते अधिकार सवाल कर रहा हूं। पार्टी को या किसी को नहीं दिया जाएगा। अधिकार नहीं, देश को सीधा तोड़ने सवाल, की किसी भी ताकत को सीधा हिंदुस्तान सवाल में और राजस्थान में रहने का हक नहीं है। सीधा सवाल है मेरा, मैं एक आम जनता हूं, मेरा सीधा सवाल है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। अगर इस पीएफआई के साथ साथ मैं तो कहता हूं करिए पीएफआई को, मैं कभी उसके पक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन अगर ऐसे कोई संगठन उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो क्या आपकी हुकूमत उन पर कार्रवाई करेगी, कांग्रेस सरकार, या नहीं करेगी? खान साहब, राजस्थान में जो भी अपराधी होगा, आप देख रहे हैं आजकल गोलियां चल रही है अपराधियों के ऊपर। बिल्कुल, अपराधियों की टांगों पे गोलियां मारी जाएगी, बुलडोजर भी चल पड़े। राजस्थान में किसी भी अपराधी को स्थान नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री ने बार कहा है। सिर्फ पार्टी की तारीफ मत करिए, पार्टियों से मतलब नहीं है, पार्टी नहीं है, संगठित होना जरूरी है। केसर सिंह जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे है कि जब इस तरह के संगठन पर कार्रवाई होती है, क्या लोकल लेवल पर, क्योंकि ये मुद्दा भी उठाया गया, लोकल लेवल भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए तभी प्रभावी होगी? मैं अभी जो चर्चा हुई थी, 2-3 बिंदुओं पे इनके आपस में डिस्प्यूट्स थे। एक तो ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग देना बुरा नहीं है, ट्रेनिंग सेना भी अपने जवानों को देती है, पुलिस भी अपने जवानों को देती है, कुछ हम लोग भी स्कूलों में जाके बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं। डिस्प्यूट इस बात पर है कि ट्रेनिंग का मकसद क्या है। अगर आत्मरक्षा में अच्छे उद्देश्य के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो बुरा नहीं है, वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर ट्रेनिंग का मंतव्य कुछ अलग है कि वो देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त लोगों के द्वारा देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले मामलों में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो गलत है और वो कानून की निगाहों में अवैध कृत्य है और उस पर पुलिस भी कार्रवाई करती है, एनआईए ने भी ऐसी कार्रवाई की है। जी, दूसरा जी, एक जो मुद्दा आया था, चाहेंगे आपसे कमेंट। दूसरा मुद्दा आया था वो था कि आरएसएस पे कार्रवाई क्यों नहीं, पीएफआई पे क्यों। मैं ये बता देना चाहता हूं कि कानून के सामने कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति अलग अलग नहीं है। कानून की हर धारा में ये पहली जो शुरुआत अपराधी है उसको सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस चर्चा का भाग बनने के लिए, बातचीत करने के लिए। क्योंकि जब इस तरह के संगठन किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त होते हैं, आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, टेरर फंडिंग की जाती है, बाहर से फंडिंग होती है, उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। और जब ये कार्रवाई होती है तो देश को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट होना भी जरूरी है। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।